कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम अध्याय 2 द फिजिकल लेयर देख रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, यहां पर आप देख रहे हैं, ये चित्र है मूर्स लॉ का। मूर्स लॉ, अब मूर्स लॉ क्या कहता है कि हर 2 साल में एक चिप में जितने ट्रांजिस्टर लगते हैं वो डबल हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, उनकी बात बहुत हद तक सही भी हुई। यहां पर एक चित्र जो देख रहे हैं आप, और ये इनमें डिफरेंस देखिएगा। ये 1981 का 1981 में जो IBM PC आया था, वो इसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 4.77 मेगाहर्ट्ज। ध्यान रखिए, ये मेगा है 10 की पावर 3 में हर्ट्ज। आजकल के जो PC है उनमें 4 कोर होते हैं, मतलब 4 अलग अलग प्रोसेसर कोर, एक प्रोसेसर में 4 अलग अलग होते हैं, और वो चलते हैं 3 गीगाहर्ट्ज और उससे ऊपर। मेगा से 3 गीगाहर्ट्ज पे आ गए, और कितने गुना बढ़ गया ये कोर। अगर इसका फैक्टर निकाला जाए, थोड़ा डिवीजन लिया जाए, तो आप देखेंगे 2500 करीब इसका इंक्रीज फैक्टर है। इसी समय कम्युनिकेशन लिंक की बारे में बात की जाए तो वो 45 Mbps, जो कि एक टेलीफोन सिस्टम का T3 लाइन समझ लीजिए, वहां से वो 100 Gbps तक चला गया। अब ये 100 Gbps से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? अगर ये इंक्रीज फैक्टर ले आप, तो 45 Mbps और 100 Gbps, ये करीबन 2000 का इंक्रीज फैक्टर है। तो ये है 2500, ये है 2000, यानी कि 500 का इंक्रीज फैक्टर कम है। जो एरर रेट है वो भी बहुत, आप मान के चलिए 0 हो गया है। जो पहले 10 की पावर -5 हुआ करता था जो पर बिट, अब ऑलमोस्ट 0 हो गया है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइबर की, फाइबर ऑप्टिक्स की, और जब ये हम चर्चा खत्म करेंगे या इसके बारे में आप पूरा जान जाएंगे, तब आप समझेंगे ये 100 Gbps तक क्यों है। फाइबर ऑप्टिक्स आजकल के जमाने में ये जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क हैं, जितनी भी दूरी वाले हैं, उस नेटवर्क का बैकबोन बनाने के लिए, हाई स्पीड LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए, खास तौर पे जैसे फाइबर टू होम है, FTTH है, इन सब के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल होता है। कोई भी फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, या कहें ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई भी ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम हो जहां पर आप ऑप्टिक्स यानी कि आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, 3 भाग होंगे कहिए तो। सबसे पहला जो होगा उसको हम कहेंगे लाइट सोर्स, ये है लाइट सोर्स। दूसरा होगा ये ट्रांसमिशन मीडियम, ये जो आप देख रहे हैं, और तीसरा हुआ ये डिटेक्टर। अगर इस पल्स के बारे में बात करें, तो अगर ये 1 बिट है, इसका मतलब लाइट है, और लाइट नहीं है तो ये 0 है। ये लाइट है, ये लाइट नहीं है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरीके से पल्स के हिसाब से 1 या 0 बिट होगी। जो ट्रांसमिशन मीडियम है, आप देखें ये कितना पतला, बहुत ही अल्ट्रा थिन फाइबर है ग्लास का। ये कुछ और नहीं है, एक कांच है, कांच जो आप ग्लास यूज करते हैं। अब ये जो डिटेक्टर है वो देखता है कि बेसिकली ये जनरेट करता है, क्योंकि यहां से लाइट आ रही है, जिस हिसाब से लाइट इस पे पड़ती रहेगी, लाइट पड़ रही है नहीं पड़ रही है, उस हिसाब से ये 1010 करता है। तो लाइट सोर्स जो एक एंड पे है, इस एंड पे, और डिटेक्टर है दूसरे एंड पे। यहां पर एक यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल यानी कि एक सिंप्लेक्स, यूनिडायरेक्शनल मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स तरीके का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि बेसिकली जो लाइट पल्सेस हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट पल्सेस में, इस तरीके का कन्वर्जन यहां पर चल रहा है। क्योंकि एक जगह ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसमिट करता है लाइट पल्सेस को, उसको फिर दोबारा रिकन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, रिसीविंग एंड पे। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है इसमें। अब इसके फिजिक्स पे आते हैं। जब एक लाइट किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका कुछ रिफ्रैक्शन होता है। डिपेंड करता है ये जो दोनों मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, तो ये ऐसे भी जा सकता है, इस परपेंडिकुलर लाइन के
से दूर भी हो सकता है, इसके करीब भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम एक एग्जांपल लें, ये है आपका सिलिका, सिलिका आप ग्लास मान लीजिए, कांच, और ये अंदर जो आप ग्रे में देख रहे हैं बाहर का एरिया एयर मान लीजिए। तो अगर मान लीजिए यहां से लाइट जाती है, मतलब सिलिका, आप देखते हैं कि सिलिका या ग्लास डेंस होता है, एयर थोड़ी कम डेंस होती है, एयर में डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी यहां ज्यादा हो गई, ठीक। तो जब ये यहां से लाइट जाएगी तो बाहर जब निकलेगी तो वो ये परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बना दें इनके सरफेस पे, तो ये इससे दूर जाएगी, इसके थोड़ा और एंगल बढ़ा दें तो थोड़ा और दूर जाएगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा 1 है, और ये बीटा 1 एंगल ऑफ, आप कहें ये इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक। ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये बढ़ता रहता है, जैसे ही आप इसको और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे ऐसे होगा, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है पूरी तरीके से इस ग्लास और इस एयर, ये एयर है, ग्लास है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। हर बार लाइट जा रही है, हर बार लाइट निकल रही है, लेकिन एक ऐसा एंगल होगा जब लाइट बाहर निकलेगी नहीं, वो सीधा वापस आ जाएगी, यानी लाइट इस तरीके से जाएगी तो वापस आ जाएगी ना, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये वापस आ जाएगी, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देखें यहां कई चीजें हो रही है। अगर ग्लास मोटा है तो यहां पर बहुत सारी जो लाइन रेज है, अगर ये रेज जो आ रही है ये अलग अलग मोड, ये इस तरीके से जा रही है, ये इस तरीके से जा रही है, ये सीधी जा रही है, यानी कि अलग अलग मोड्स है इनके, है ना, क्योंकि ये बाउंस कर रही है, इधर उधर कूद रही है। तो हर एक रे का, हर एक लाइट रे का, किरण का अगर अलग अलग मोड होगा, तो इसीलिए इस तरीके के ग्लास जो बनते हैं या इस तरीके के फाइबर जो बनते हैं उसको हम कहेंगे मल्टी मोड फाइबर। मल्टीपल रेज है ना इसमें, ये 15 किलोमीटर की दूरी तक अच्छा काम करता है। लेकिन अगर इसी मोटाई को, इसी ग्लास की मोटाई की एकदम थिन कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, बहुत कम वेवलेंथ, जैसे 10 माइक्रोन तक कर दिया जाए, माइक्रोन, एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर आप कहें ये तो 50 माइक्रोन होता है, और आप जो ये वाला बता रही है 50 माइक्रोन है, अगर इसको हम 10 माइक्रोन कर दें तो क्या होगा? एक ही लाइट जा पाएगी और वो लाइट सीधी सीधी जाएगी, लाइट बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी। तो इसको एक गाइड मिल जाएगा, ये जो ग्लास है ये इसको गाइड, एक लाइट को या एक रे को एक गाइड की तरह काम करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है ये, ना ये कूदेगी ना ये डांस करेगी। इसी को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर। क्या कहेंगे? सिंगल मोड फाइबर। तो सिंगल मोड फाइबर जो है वो जबरदस्त तरीके से आपको स्पीड देता है, 100 Gbps तक की स्पीड देता है, गीगाबिट पर सेकेंड, 100 किलोमीटर तक के लिए। 100 किलोमीटर में 100 Gbps, जो कि बहुत ज्यादा तेज है, फास्टर है मल्टी मोड अगर फाइबर का एग्जाम्पल लें हम तो, या उसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करें तो। एक बहुत खास बात यह है कि जो ऑप्टिकल फाइबर बनते हैं वो ग्लास से बनते हैं, इस कंच से बनते हैं। यह है ग्लास, और ये ग्लास किससे बन रहा है? सैंड से, रेत से। रेत तो हर जगह है, किसी भी समुद्र के बगल में आप खड़े हो जाएं, किसी भी मरुस्थल में पहुंच जाएं, आपको वहां रेत ही रेत मिलेगी, है ना। तो कितना आसान है इसको बनाना। अब लाइट जब जाएगी तो उसमें एट्यून्यूएशन होता है, मतलब लॉसेस होते हैं। खासतौर पे आप देखिए कि वो ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस लाइट, क्योंकि हम फाइबर ग्लासेस बना रहे हैं ना, फाइबर ऑप्टिक्स, ग्लास के थ्रू रेज भेज रहे हैं, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट उस पर भी डिपेंड करता है कि वेव लैम्डा क्या है, और ग्लास की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेंगे एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का वीकनेस, कब वो जाके कम हो जाएगी, चाहे एब्सॉर्प्शन हो रहा हो, स्कैटरिंग हो रही हो, डिस्पर्शन हो रहा, बेंडिंग हो रही है, ये सारी चीजें केबल और साथ में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की उसके हिसाब से होता है। नुकसान, एनर्जी का नुकसान, तो इस एनर्जी के नुकसान को हम रेशियो के हिसाब से नापते हैं। बेसिकली जो रेशियो है ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई जगह देखते हैं, यानी कि जो PI/PO है, PI क्या है? इनपुट पावर, मतलब यहां पर आपने इनपुट पावर दिया, यहां पर आपका आउटपुट पावर आया, मान लीजिए इतनी दूरी पर, तो PI/PO इसको हमने कहा कि भाई ये हमारा
हम डेसिबल में निकालना चाहते हैं, एक्चुअली लॉसेज जो है वो डेसिबल में ही निकाले जाते हैं। तो अगर फैक्टर ऑफ 2 है, यहां पर हमने PI/PO जो है वो कहा कि भाई 2 है, तो कितना आएगा, डेसिबल निकालने के लिए होता है 10 log 10, है ना, 10 इंटू log 10 इसका बेस है। तो अगर हम कह रहे हैं PI/PO 2 है तो इसका वैल्यू आएगी 3 dB। कितना आया, 3 डेसिबल। डेसिबल के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन अभी समझ लीजिए ये लॉगरिथमिक या लॉग तरीका होता है पावर रेशियोज को समझने का या उनको रिप्रेजेंट करने का। तो 3 dB का लॉस है इस तरीके का। अब लाइट जब फाइबर से जाएगी तो हम अलग अलग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट देखें तो NIR जो पार्ट है, मैं अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बहुत डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल आप समझ लीजिए कि NIR पार्ट जो है उसका यूज होता है, 3 वेवलेंथ बैंड है इसमें अलग अलग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज करते हैं। पहला है 0.85, यहां जो आप देख रहे हैं, दूसरा है 1.30 जो कि यहां देख रहे हैं आप, और तीसरा आप देख रहे हैं ये वाला 1.55 माइक्रोन, 10⁻⁻�6 मीटर। और जितने भी बैंड है इनकी अगर ये विड्थ देखी जाए तकरीबन ये 25,000 से लेकर तकरीबन 30,000 इसका गीगाहर्ट्ज विड्थ है इसका। तो 0.85 माइक्रोन, ये NIR की बात मैं ही कर रहा हूं, इसको पहले यूज किया जाता था। और इसमें क्या है कि यहां एटेन्युएशन ज्यादा था। एटेन्युएशन मतलब जो हमारे एनर्जी का नुकसान, वेव या रे की एनर्जी का नुकसान। लेकिन जो लेजर है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही सेम मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड से बनाए जाते थे इसमें 0.85 में। अब आप बात करें 1.3 और 1.55 माइक्रोन की, इनकी एटेन्युएशन प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। केवल 1 किलोमीटर में केवल 5% से भी कम का नुकसान होता है। और यहां आप देखेंगे कि 1.55 माइक्रोन वाला है, ये एर्बियम डोप्ड एम्पलीफायर्स, यहां पर आप देखिए ये कनेक्टिविटी है, यहां बड़े यूज होते हैं। अब जब लाइट पास होती है फाइबर के थ्रू तब क्या होता है, जो लाइट पल्सेस हैं जब हम ये फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो यहां पर आप देखें इनपुट पल्सेस कैसी है और आउटपुट पल्सेस कैसी है। ये इनपुट पल्सेस है, ठीक है, आउट पल्सेस में देखिए ये फैल गई, इसी को हम डिस्पर्शन कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिक डिस्पर्शन। ये आप किसी भी लाइट के साथ देखेंगे तो ये लाइट, क्योंकि ग्लास के थ्रू तो लाइट ही भेज रहे हैं ना, तो क्रोमैटिक डिस्पर्शन होगा। और कितना क्रोमैटिक डिस्पर्शन होगा ये डिपेंड करता है कि आपने वेवलेंथ कौन सी चूज की है, लैम्डा कौन सी चूज की है। लेकिन इसके तरीके हैं। अगर हम इन पल्स को, अब आप देखें ये ऑर्डिनरी पल्स है, ये इस तरीके की, इसको हम अगर फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो यहां पर देखेंगे ये आपस में यानी कि क्रोमैटिक डिस्पर्शन हो रहा है, जो कि मैंने यहां भी बताया आपको। लेकिन अगर हम इस पल्स को कुछ इस तरीके से बनाएं, जैसे आप साइन एच फंक्शन यूज कर ले या रेसिप्रोकल ऑफ साइन एच हाइपरबोलिक कोसाइन 1/cos h, यानी कि रेसिप्रोकल और साथ में कोसाइन, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, इस फंक्शन से अगर इसको पास करते हैं तो ये आपस में ये जो प्रॉब्लम है इसको कैंसल आउट कर देता है, डिस्पर्शन इफेक्ट खत्म हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं सॉलिटॉन पल्स। क्या कहेंगे, सॉलिटॉन पल्स। तो जब यहां पर ये पहुंचेगा तो क्रोमैटिक डिस्पर्शन कम से कम होगा या कि नहीं होगा। यहां पर आप देखेंगे कि 2 चित्र मैंने दिखाए हैं। एक में ये पूरा फाइबर का क्रॉस सेक्शन है, एक फाइबर कैसे दिखती है, और यहां पर आप देखेंगे कि एक पूरे शीट में या फिर कहें कि एक बंडल में 3 अलग अलग फाइबर के केबल्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझिए इसको। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है वो उसी तरीके से दिखती है जैसे मैंने आपको कोएक्शियल केबल बताया था, कोएक्स। लेकिन यहां पर कोएक्शियल केबल में ना इस तरीके से नेट हुआ करती थी, याद है आपको, जिसको हम ब्रेडेड मैश कहते थे, वो इसमें नहीं होती। सेंटर पे देखिए क्या है, ये सेंटर पे है ग्लास जो कि कोर है, यानी यही आपका कांच है। इसके कोर के ऊपर यहां जो आप ये व्हाइट व्हाइट सा देख रहे हैं ये है ग्लास क्लैडिंग। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे कम होगा, तभी लाइट जो है वो अंदर की तरफ रहेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। उसके ऊपर ये जो ब्लैक देख रहे हैं ये थिन प्लास्टिक जैकेट है ताकि आप इस क्लैडिंग को कवर कर सकें। अगर आपके पास ज्यादा है तो इनको बंडल किया जाता है, जैसे इन तीनों को बंडल करके एक शीट में, एक कवरिंग में रख दिया जाता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक जरा आपको और चित्र दिखा दूं। देखिए
इसको हम ले कैसे करते हैं? अब आपका सवाल होगा कि इसको हम लगाते कैसे? तो अगर आप जमीन पे लगा रहे हैं, इसको आपके घर के बगल में है, तो जमीन के 1 मीटर के नीचे इसको डाल दिया जाएगा। ठीक। अगर आप सी शोर के पास में है तो ट्रांस ओशनिक फाइबर शीट्स इसे कहते हैं, जो एक ओशन से दूसरी ओशन तक ले जा सकते हैं हम। इसको हम ट्रेंचेस में डालते हैं। इसको एक सी प्लो होता है, इस तरीके का होता है ये, इसके थ्रू सी प्लो, इसके थ्रू बरी करते हैं हम ट्रेंचेस में। ट्रेंचेस मतलब होता है जैसे जमीन के बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए ना, सीधा सीधा सा नाली जैसा कहते हैं ट्रेंचेस। और डीप वाटर अगर बहुत ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बहुत गहरा पानी है, वहां तो इसको ऐसे ही डाल दिया जाता है। फाइबर केबल को कनेक्ट करने के कई तरीके हैं। इसमें जो मेनली तीन तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये है कि ये फाइबर एक केबल आ रही है, ये दूसरी केबल, ये पहली केबल हो गई, ये दूसरी केबल हो गई। इनको कनेक्ट किया जाएगा इन कनेक्टर से। किससे? कनेक्टर से, यानी कि जो ये टर्मिनेट कहां हो रहे हैं? कनेक्टर्स में, और इनको इस तरीके से कनेक्टर के थ्रू जोड़ दिया जा रहा है। ये एक तरीका है। इसमें करीबन 10 से लेकर 20% तक का लाइट का लॉस हो जाता है, लेकिन बहुत आसानी से कट से आप जोड़ दीजिए, ये जुड़ जाता है ना। दूसरा तरीका है कि इसको मैकेनिकली स्प्लाइस कर सके। मैकेनिकल मतलब हाथ से जोड़े, और स्प्लाइसिंग यहां पर मशीन भी आती है इस तरीके की। अब यहां पर क्या होता है कि हम एक पार्ट और दूसरे पार्ट को केयरफुली कट करते हैं, उनको जोड़ते हैं और यहां से खट से दबा देते हैं, मतलब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसमें करीबन 10% का लॉस हो जाता है लाइट का। एक और तरीका है जिसमें क्या करते हैं हम कि एक वायर लेते हैं, मतलब एक हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल, और ये दूसरी मतलब ग्लास, पूरी केबल नहीं ग्लास, और इनको हम मेल्ट कर देते हैं और इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये तरीके का होता है कुछ। तो इसमें भी तमाम चीजें होती हैं, कुछ कुछ बबल्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ये बिल्कुल एक आपकी ग्लास की वायर बन जाएगी पतली सी। जो फाइबर केबल है, दो तरीके के लाइट सोर्सेज इसमें यूज होते हैं सिग्नलिंग के लिए। कौन कौन से हैं? पहला है लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी, और दूसरा जो आप ये दोनों देख रहे हैं वो है सेमीकंडक्टर लेजर। ये जो लेजर आप देख रहे हैं ये है सिंगल मोड लेजर, गीगाबिट ईथरनेट लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं VCSEL यानी कि वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर, VCSEL, ये गीगाबिट ईथरनेट शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। और ये जो मैंने आपको बताया FDDI ओवरफिल्ड लॉन्च, बेसिकली ये लॉन्चिंग के समय जो बात की गई थी, लेकिन अभी आप लाइट एमिटिंग डायोड समझिए। इसके कोर का भी माइक्रोमीटर दिया है और स्पॉट साइज का भी दिया है। अब देखिए इनको क्या कर सकते हैं, इनको वेवलेंथ के साथ कैसे ट्यून करेंगे। इसको वेवलेंथ के साथ ट्यून करने के लिए इन एलईडीज को, क्योंकि लाइट सोर्सेज है, कौन सी वेवलेंथ जानी चाहिए, तो उसके लिए एलईडीज और सेमीकंडक्टर लेजर हम यूज कर रहे हैं। अगर कौन सी वेवलेंथ जानी है उसके हिसाब से ट्यूनिंग करने के लिए हम या तो फैब्री पैरेट या मैक जेंडर, ये इंटरफेरोमीटर होते हैं, हम सोर्स और फाइबर के बीच में लगाएंगे। ये लाइट सोर्स होगा, ये फाइबर होगा आपका, इसके बीच में कैसे लगाएंगे। अब पहले फैब्री पैरेट बताता हूं। इसमें क्या होता है, ये सिंपल रेजोनेंट कैविटीज होती हैं, यानी कि ये एक मिरर हो गया आपका और ये आपका मिरर हो गया। ये जो मिरर है आपस में पैरेलली रखे हैं। एक मिरर में ऐसे परपेंडिकुलर लाइट जाती है और उसके बाद यहां पर जब ये बाहर आती है तो इसको इस तरीके से फिल्टर आउट किया जाता है ताकि जो इंटीग्रल जो वेवलेंथ हो वो इंटीग्रल हो, m-1 m-2, इस तरीके से। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया बस आपको लग जाए। जो मैक जेंडर है इसमें दो अलग अलग सेपरेट आपकी बीम्स आती हैं, यानी कि यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक बीम स्प्लिटर है, दो बीम जा रही है, एक ये मिरर से एक इस मिरर से, ठीक है जी। और इसको कंबाइन कर दिया जाता है और दीज आर इन फेज फॉर ओनली सर्टेन वेवलेंथ, कुछ ही वेवलेंथ के लिए फेज में होंगी, बाकी नॉन फेज में होंगी, और फिर यहां से इसको लिया जाता है। तो ये दो तरीके हो गए मैक जेंडर, और ये बेसिकली आपको इंटरफेरोमीटर्स बता रहा हूं ताकि आप ट्यून इन कर सकें वेवलेंथ को। अब जो रिसीविंग एंड है वहां पर क्या होगा, वहां पर फोटो डायोड होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर का एंड होता है ना, वहां पर फोटो डायोड होता है। ये जो आप फोटो डायोड देख रहे हैं ना, इस तरीके का। अब ये आपको इलेक्ट्रिक पल्स देगा जब लाइट इस पे आके टकराएगी। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है इस फोटो डायोड का, जो कन्वर्ट करता है आपका ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यही लिमिट करता है 100 Gbps। आपको याद है मैंने जहां से बात शुरू की थी 100 Gbps की, वो यहां पर आ रही है, 100 Gbps पे लिमिट करता है। फाइबर ऑप्टिक और कॉपर वायर
इनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। मैं आपको फाइबर ऑप्टिक की अलग से अच्छाइयां बुराइयां बताऊंगा, लेकिन पहले जरा कंपैरिजन कर लेते हैं इसका कॉपर के केबल के साथ। फाइबर जो है उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली चीज तो ये है कि बहुत जबरदस्त बैंडविड्थ, ये कॉपर से तो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ इसकी कवर होती है, ठीक है जी। और मैंने आपको 100 Gbps तक का स्पीड बता दिया, ये डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। रिपीटर्स केवल 50-50 किलोमीटर के आगे आपको यूज करने होते हैं, जबकि कॉपर केबल में हमेशा 5 किलोमीटर के बाद रिपीटर मतलब ये होता है जैसे एनर्जी लूज करने लगी ना तो इसको पंप करना पड़ता है, फिर से एनर्जी इसकी बढ़ानी पड़ती है, इसको हम रिपीटर कहते हैं। फाइबर के पास एक एडवांटेज ये भी है कि जो पावर सर्ज होते हैं या कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है या पावर फेलियर्स होता है, उसमें इसको इफेक्ट नहीं पड़ता फाइबर को। फाइबर जैसे थिन है और पतले हम इसको बनाते हैं, कॉपर से बहुत हल्के होते हैं। फाइबर में लीकेज का कोई सिस्टम तो है नहीं और बहुत मुश्किल से इसको टैप कर सकते हैं, यानी कि कोई ईव्स ड्रॉपिंग या कोई ऐसा काम करना चाहे तो वो बड़ा मुश्किल होता है इसमें। अब मैं इसको आपको थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के तरीके से बताता हूं कि फाइबर ऑप्टिक एक तो बहुत लाइट होता है, ठीक है। एक और एडवांटेज इसका ये है कि चाहे डिजिटल बोले या एनालॉग बोले, इसका बैंडविड्थ या फिर कहें ट्रांसमिशन बड़ा जबरदस्त है। मैंने बताया था आपको 100 Gbps तक जाता है। जो बाहर का डिस्टरबेंस है बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन इसको मिलता है और बहुत कम ये आप बाहर से इफेक्ट होता है। रडार और बाकी जो सिग्नल्स है वो इसको बहुत कम इफेक्ट करते हैं फाइबर को, और मैंने जैसे बताया इसकी बैंडविड्थ भी बहुत हायर है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत ट्रांसमीटर और रिसेप्शन, मैंने कहा ना लाइट एक जगह होनी चाहिए, एक जगह रिसेप्टर होना चाहिए, एक लेइंग होनी चाहिए, तो ये जो सारे इक्विपमेंट आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। और फाइबर फ्लक्स, देखिए जैसे ही आपका ऑप्टिकल पावर बढ़ेगा तो फाइबर फ्लक्स बढ़ेगा, ये भी एक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर है वो टूट सकती है। स्प्लाइसिंग मैंने बताया था आपको, 3 तरीके की स्प्लाइसिंग है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको जोड़ेंगे कैसे, दो को इसको जोड़ना कैसे है। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग हो सकती है, इसकी मेल्टिंग कर सकते हैं आप, और भी दूसरा तरीका है इसमें। तो एक तो इस स्प्लाइसिंग को करना और इसको मेंटेन करना बड़ा बड़ा मुश्किल का काम है। और अगर इसको आपको ले करना है, लगाना है, वैसे तो वन टाइम है लेकिन लगाने में भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और इसका मेंटेनेंस भी बड़ा महंगा है। वायरलेस ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन की चर्चा करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।